प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया टोटल मैथ का एनालिसिस, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, लेवल क्या था और उसको हल हमें किस प्रकार से करना चाहिए था। तो चलो भाई यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन का, जो कहीं ना कहीं सांख्यिकी का क्वेश्चन था। ये सांख्यिकी में फॉर्मूला पर था कि बहुलक यहाँ पे दे रखा था 23, माध्य कह रहा था है 65, तो बताओ कि उसका माध्य का क्या होगा। आपको सबको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य और ये इक्वल होता है किसका? तो कहोगे बहुलक का। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहां पे अगर हल करते तो कहते कि 3 गुने माध्य का मेरा बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि माध्य का हमसे पूछा गया है। माइनस 2 गुने माध्य दे रखा था 65, तो गुने 65 अब बराबर बहुलक दे रखा था 23, तो बराबर क्या हो जाता? 23 हो जाता। यानी कि 3 गुने माध्य का बराबर हो जाता 23 प्लस का 5 दूनी 10 का 0 130 हो जाता। नहीं, यानी माध्यका का मान कितना हो जाता? तो कहोगे भैया यहाँ पे जोड़ देंगे 3 5 1/3, है ना। ये कट जाएगा कहीं ना कहीं इक्यावन बार में, अतः कितना माध्य का हो जाता? 51 हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर आधारित था, अतः ये फार्मूला को आप बिल्कुल कंठस्थ रट लीजिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से और भी था, जो आगे हम आपको बताएंगे। 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है तथा इस पर 2 लगातार बट्टा 20% और 15% का दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सबको पता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? तो मूल्य था भैया 2000, पहले वो डिस्काउंट किया 20% का, यानी बेचा कितना में? तो 100 माइनस 20 यानी कि 80% पर बेचा, यानी कि 80/100 में बेचा। पुनः वो 15% का डिस्काउंट किया, यानी पुनः कितना में बेच रहा है वो? तो कह रहा है 15% डिस्काउंट, यानी कि 85% पर, यानी कि 85/100। चूंकि यह डिस्काउंट 2 बार दिया था तो 2 बार ही गुना होगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य और भैया यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। यानी 8 गुना 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 और 16 1 17 होगा, 17 8 37 से, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये कहता है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन जिसकी चाल इतना और इतना है, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा? इसका कहने का मतलब यह है कि एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। इसका चाल यहां पे दे रखा है 56 मीटर प्रति सेकेंड, इसका चाल यहां पे दे रखा है 46 मीटर प्रति सेकेंड, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाता है, 23 सेकेंड में पार कर जाता है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा? यहां पे दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? इक्वल है। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? इक्वल है। खैर पहले ये हमको बताओ कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे चाल गुना का समय, चाल गुना समय, यही ना होता है। अब चाल की बात करेंगे, जब दोनों गतिशील है, एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल कहीं ना कहीं अपेक्षिक लेना होगा, यानी अपेक्षिक चाल एक ही दिशा में घटा के निकालते हैं, यानी 56 माइनस 46 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल लेना होगा। और जब विपरीत में रहता है तो जोड़ के निकालते हैं अपेक्षिक चाल, एक ही दिशा में रहता है तो घटा के निकालते हैं। और गुना समय कितना हो गया? तो कहोगे 23 सेकेंड, यानी कि 200 कितना हो जाएगा भैया? तो 30 मीटर हो जाएगा। ये क्या निकला? दूरी। कौन दूरी? तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में जो तय किया। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो वह दूरी क्या होता है? दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन के लंबाई का योग होता है, ट्रेन के लंबाई का योग होता है। यानी यह 230 दोनों ट्रेन की लंबाई निकला। हमसे पूछा कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? प्रत्येक ट्रेन की भैया हमको लंबाई बता दो, तो क्या होगा? इसका आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योग है और दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, तब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना होगा? तो कहेंगे 230/2 होगा, यानी 115 मीटर होगा। यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 115 मीटर होगी। क्लियर है? चलो तो अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। यह कहता है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। ये हौज पाइप का क्वेश्चन है। यहां पे 2 पाइप का कहीं ना कहीं हमें इफिशिएंसी दे रखा है। इफिशिएंसी के बारे में ये कह रहा है कि
पहला पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। पहला पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना ज्यादा, यानी कि अगर ये 1 भरता है तो कितना भरता है भैया, ये 3 भरता है। फिर आगे बोलता है कि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर देता है, यानी कि अगर पहला और दूसरा दोनों को एक साथ खोलते हो तो ये टैंक को 36 मिनट में क्या करता है, भर देता है। तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा, तो धीमी गति से तो ये भर रहा है, क्योंकि 1 घंटा में 1 गो भरता है, 1 घंटा में 3 गो भरता है, तो धीमी गति से ये भर रहा है, तो इसका भरने का आपको टाइम पूछ रहा है। तो आप ही बताओ क्या करोगे भाई, तो पहले निकालेंगे कुल, है ना। कुल कैसे निकालोगे, तो यहां पर देखो ये दोनों का एफिशिएंसी यहां पे कितना हो गया, 4। जब एफिशिएंसी दिया हुआ रहता है तो कुल काम निकालने के लिए डेज और एफिशिएंसी को गुना कर देते हैं, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे तो 6 24 के 4 बाकी 2, 4 12 2 14, यानी इतना टंकी टोटल भरना है। आपका प्रश्न में यहां पे दे रखा है कि दूसरा पाइप इस टंकी को कितना मिनट में भर देगा, तो टोटल पाइप भरना है 144 टंकी, और धीमी गति से भरने वाला जो पाइप है वह 1 घंटा में भरता है 1 टंकी। तो बताओ कि कुल समय कितना लग जाएगा, कहोगे 144/1, यानी कि 144 मिनट। कितना लग जाएगा दोस्त, कहेंगे 144 मिनट। अब घंटा में है तो घंटा में बता दीजिएगा, मिनट में है तो मिनट में बता दीजिएगा। तो इस ढंग से क्वेश्चन को हम बना लेंगे। चौथा के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां को। चलो भैया इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है ना। अगर इसका ऑप्शन दिया हुआ रहता तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता, है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, लेकिन ऑप्शन तो दिया हुआ था ही, यहां तो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। कहता है 1083 को निम्न में से किससे गुना किया जाए कि यह परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहां पे 4 ऑप्शन होता तो प्रत्येक ऑप्शन को बारी बारी से इसमें हम इकाई अंक में गुना करके चेक कर लेते और हम आराम से निकाल लेते। क्लियर है। अब खैर ऑप्शन नहीं है तो बनाने का तरीका भी सीख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, पहले तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 3 बार जाएगा ना, है ना। 8 3 11 12, 3 बार जाएगा, 3 3 9 सोती 18, इतना होगा। आइए तो होगा 19 का वर्ग 361, यानी कि 3 गुना 19 आया। आप ही बताओ क्या ये परिपूर्ण वर्ग है, कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 19 का तो जोड़ा मिल रहा है, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी इसको में एक 3 और डालना होगा, यानी ये संख्या में 3 से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तब यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन नहीं था इसलिए हम यहां पे इस विधि से बनाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं, है ना, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और बढ़िया ही क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याओं का योग 55 है, यानी दोनों संख्या का योग दे रखा है, लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, तो संख्या कौन है ये आपसे पूछता है। सबसे पहले योग की बात करें तो योग को प्राइम का योग बराबर होता है, को प्राइम का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बटा मासा। तो संख्या का योग है भैया 55 और मासा दे रखा है 5, यानी कितना हो जाएगा, तो कहोगे 11 हो जाएगा। को प्राइम की बात हम कर रहे हैं दोस्त यहां पे। अब यहां पे लासा मासा है तो एक चीज और आप जानते होंगे कि को प्राइम का गुणनफल होता है लासा बटा मासा। लासा हमारा 120 दे रखा है और मासा हमारा 5 दे रखा है, इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 24, यानी वैसा को प्राइम जिसका योग 11 हो और गुणनफल 24 हो, कौन होगा, है ना। वैसा को प्राइम जिसका योग 11 और गुणनफल 24 हो, कौन होगा। तो तुम कहोगे यहां पे तोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम कहोगे 8 3 24, है ना। और अगर यहां पे 8 + 3 करते हो तो 11, यानी क्या वह को प्राइम 3 और 8 होगा क्या, तो कहेंगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का मासा 1 है, यानी क्या को प्राइम भी है, प्लस दोनों का योग 11 आ रहा है और दोनों का गुणनफल भी 24 आ रहा है। लेकिन हमसे तो भैया यहां पे संख्या पूछा था ना, तो संख्या कैसे निकलेगा, तो सब जानते होंगे कि को प्राइम में मासा से गुना करने पर संख्या मिलती है, तो मासा से गुना करना दो तो 5 तिया हो जाएगा 15 और दूसरा संख्या होगा 5 40, यानी 5 से क्या कर देंगे गुना, क्योंकि मासा से गुना करने पे संख्या मिलता है। को प्राइम जानते हैं ना, को प्राइम उसको कहते हैं, को प्राइम उसे कहते हैं, है ना, जिसका मासा 1 हो, जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। वैसा युग्म जिसका महत्तम समवर्तक 1 होता है वह कहलाता है को प्राइम। अगर ये नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मेरा एलसीएम टॉपिक यूट्यूब पर भी है, उसको आप देख लीजिएगा, वहां पे इसको पूरा डीप में मैंने बताया है। आगे यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही आसान है। किसी गोले का त्रिज्या दे रखा है और उसका एरिया पूछ रहा है। तो गोले का एरिया जो होता है
4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 4 गुना 22/7 करोगे, आर का मान यहाँ पे 7 है तो 7 गुना 7 ये कट जाएगा, इसको गुना करिएगा, आपका कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा भाई लोग, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन से भी कॉमन सेंस लगाइएगा, ऑप्शन से भी गुना करने के बजाय ऑप्शन से भी इसको बनाने का प्रयास करिएगा। 8 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये आपका एक क्वेश्चन चतुर्भुज से है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे कहता है कि कोई चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चारों कोण, पी क्यू आर एस का रेशियो हमें दे रखा था, तो 3p + 2r का मान निकालना था। क्या करना, कुछ नहीं था। यहां पे देखो 5 4 9 2 11 7 18, अनुपात का योग कितना आ रहा है 18, और ऐसे आपको पता है, ऐसे आपको पता है कि चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहां से चारों का योग आ रहा है 18 और चारों कोणों का योग 360 होता है, तो भैया एक का भी हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि P का मान हो जाएगा B 80 डिग्री, है ना। Q का मान हो जाएगा 5 है तो B 100 डिग्री, R का मान हो जाएगा, है ना, 2 है तो B 2 40 डिग्री, और S का मान हो जाएगा 20 सते 4 से 140 डिग्री, यानी चतुर्भुज का चारों कोण मेरा निकल गया। खैर चारों कोण हमें नहीं निकालना था, हमें इसका मान निकालना था, तो क्या इसका मान आप नहीं निकाल लोगे? 3 गुना P का मान 80 है, कर देंगे 80, अब प्लस 2r यानी 2 गुना 40, 2 गुना क्या कर दोगे भैया 40, तो ये हो जाएगा 240, अब प्लस 80 यानी कि 320 डिग्री। क्लियर है। ये मेरा प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। खैर जो भी हो, डिजिट चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हूबहू बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम देकर निकलते हैं तो भाषा तो कुछ कुछ याद रहता है, लेकिन डिजिट जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं कुछ कुछ का। तो खैर जो भी हो, इस टाइप से उसका चारों कोण का रेशियो दे चुका था और उसके बाद ऐसा कुछ का मान पूछा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, और भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन होता तो बनाना और भी आसान हो जाता। इसमें क्या करते, तो यहां पे कुछ नहीं करते हम, यहां पे a का मान पुट कर देते, a का मान 0 पुट कर देते या 90 पुट कर देते, है ना, बहुत आसानी से मान निकल जाता। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान भैया होता है 1, sin 0 का मान होता है 0, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान क्या होता है 0। अब हल करिएगा तो ऊपर होगा 2 और नीचे होगा 1 का 1 2, कट जाएगा, आपका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन आपका हो सकता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति यानी sin cos tan के रूप में भी दिया हुआ हो, तब उसमें क्या करते, ऐसा रहता तब तो उत्तर मार देते। अगर sin cos tan में रहता तो क्या करते, तो उसमें भी a का मान 0 पुट करके देख लेते, किसका 1 आता है, जिसका 1 आता वह आपका उत्तर होता। खैर आगे देखते हैं। 10 के बाद एक क्वेश्चन यहां पे कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं ये क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि यदि ब्याज की दर 4.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया जाए तो 2,000 रुपया का 2 वर्ष में कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं? आप ही बताओ कि यहां पे रेट का अंतर कितना आ रहा है, तो कहोगे 1%, यानी 1% अधिक ब्याज मिल रहा है 1 साल में, और 2 साल का पूछ रहा है तो 2 गुना 1 यानी कि 2% अधिक ब्याज मिलेगा। किसका 2%? कहोगे मूलधन का, तो 2,000 का 2% निकालोगे तो परसेंट से 2 कट जाएगा, 20 दूनी 40 रुपया अधिक ब्याज उसको मिलेगा, 40 रुपया अधिक ब्याज उसको मिलेगा। यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे ए वाला। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं समचतुर्भुज का क्वेश्चन था, और अभी तक समचतुर्भुज में क्वेश्चन में देख रहे थे कि उसका दोनों विकर्ण दे रहा था और उसका एरिया पूछ रहा था। नहीं, यहां पे क्या दिया है कि इसका परिमाप दे दिया है और उसका एक विकर्ण 10 मीटर दे दिया है और उसका एरिया पूछा है। कोई बात नहीं, समचतुर्भुज का कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज से आप अवगत ही होंगे कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, अगर इसका परिमाप 52 है तब प्रत्येक भुजा होगा 52/4 यानी कि 13 का, यानी ए भी 13 का होगा, ए भी 13 का होगा, ए भी 13 का होगा, ए भी 13 का होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, ए बराबर ई, आई बराबर ई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यहां पे एक विकर्ण 10 दे रखा है, यानी कि अगर ये विकर्ण 10 रहा होता तो ये होता 5 और ये होता कितना 5। क्लियर है। अगर बाई चांस ये चीज हमको पता हो जाए, ये पता हो जाए, तो इसका एरिया आराम से हम निकाल लेंगे। नहीं, ये कैसे पता होगा, तो कहोगे भैया यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 12 13 ट्रिपलेट है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना। नहीं, समकोण इसका ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार हो गया, तो लंब 5
13, तो ये वाला मान तो अपने मान से आप कह सकते हो ना कि 12 होगा। नहीं कह सकते हो क्या? अपने मन से कह सकते हो कि ये वाला मान कितना होगा भैया, तो कहेंगे 12 होगा। तो ना 5 12 13 ट्रिपलेट होगा। अब इसका एरिया तो निकाल लोगे, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी ये विकर्ण 24, ये विकर्ण हो गया आपका 10, यानी कि इसका एरिया अगर पूछा गया था तो एरिया होगा 1/2 गुने 5 और 5 10, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण हो गया 12 12 24। बस हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। क्लियर है? बस इस ढंग से इस क्वेश्चन को हल कर लेना था और कुछ भी नहीं था। अब यहां पे देखते हैं इसके आगे, है ना, इसके आगे ये पूरा क्वेश्चन नहीं, ये अधूरा क्वेश्चन है यहां पे, लेकिन हाँ यहां पे ये क्वेश्चन जो था एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, और उसमें ये पूछा गया था कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु इतना गुना हो जाता है, तो उसका आयु क्या है? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आप बना लिए हैं, आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का भी था। आगे यहां पर एक क्वेश्चन अभी आपने देखे थे माद का बहुलक का फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन था। नहीं, फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन अभी आपने देखा था। यहां पे एक क्वेश्चन में माध्यका पूछा गया था, चूंकि वहां पर भी पहला क्वेश्चन अभी देखे आपने, तो उसमें बहुलक दे दिया था, माध्य दे दिया था और माध्यका पूछा था। यहां पे भी माध्यका ही पूछा है, लेकिन ये सारणी के रूप में देकर आपसे यहां पे माध्यका पूछा गया था, जो आपको हम बता चुके हैं, है ना। सारणी के अनुसार माध्यका कैसे निकालते हैं वो फार्मूला पर हम बता भी चुके हैं, यूट्यूब पर डाल भी चुके हैं। तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन था, दोनों में माध्यका निकालना था, लेकिन एक में फार्मूला पर आधारित था और दूसरा में सारणी में डाटा देकर माध्यका पूछा गया था। चूंकि इतना ही क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंचा है, जो भी क्वेश्चन आता है उसका डिस्कशन हम दे देते हैं। बार बार कहते हैं कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज दिया करिए, है ना, ताकि आपको एक्सप्लेन यहां पे हम कर सकें, है ना। मिला जुला कर देखा जाए तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैथ का बनाने लायक क्वेश्चन है। हाँ, रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है और एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अतः हम सलाह देंगे कि एग्जाम में जब भी बैठिए तो पहले उस क्वेश्चन को टच करिए जो देखते के साथ आपसे बन रहा है ना। वैसे क्वेश्चन में फंसने का प्रयास मत करिए जो आपको टाइम ले रहा है ना। हम वादा करते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, कम से कम 80 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको बिना टाइम टेकन के आप बना सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लेने वाले हो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के चलते अच्छा खासा आपको टाइम नष्ट हो जाएगा, और जिसके वजह से बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं आप। अतः अगर वो इजी है, बनाने लायक है, कि समय नहीं लगेगा, बन जाएगा, तब तो बना डालिए। या एक डाटा पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, तब उसको बनाइए, अन्यथा पहले अगला क्वेश्चन को देखिए जो ईजी है। क्लियर है दोस्त? तो हमें लगता है यह बात आपको समझ आ रहा होगा। मिलते हैं अगर सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आता है तो उसका डिस्कशन के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।